किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगला उपाय कौन सा होता है? तो ये होगा कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत घटाना या कम करना। टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो फसलें उत्पादित की जा रही है जैसे सरसों ही है, गेहूं ही है, चावल है, तो इनको पैदा करने की जो किसान की यहाँ लागत आती है, जो खर्चा पड़ता है, लागत का मतलब क्या हुआ, उसको फसल को उगाने से लेकर, बोने से लेकर, आखिरी निकाल कर घर ले आने तक का जो खर्चा होता है वो उसकी उत्पादन लागत कहलाती है। तो उस उत्पादन लागत को कम किया जाए। अपने यहाँ कॉस्ट बहुत अधिक है, कई देशों में जैसे गन्ने की उत्पादन की लागत ब्राजील में बहुत कम है, इसलिए भारत की तुलना में। तो ब्राजील की जो चीनी है वो भारतीय चीनी की तुलना में सस्ती पड़ती है। वो ब्राजील वाले यहाँ लेकर आतुर रहते हैं, यहाँ ब्राजील के जहाज लेकर। अभी एक बार तो ऐसी स्थिति आई थी कि ब्राजील कि कई जो चीनी उत्पादक कंपनियां थी, उन्होंने इतनी चीनी का उत्पादन कर लिया कि वो सस्ती बहुत पड़ती है। तो गन्ना सस्ता पड़ता है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम है। भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने का एक रीजन तो वो यहाँ है कि पानी सारा ऊपर से आता है, वहाँ नीचे से सिंचाई की जरूरत नहीं होती। विश्व रेखीय देश तो रोज बारिश हो जाती है। भारत में तो ऐसा नहीं है, किसानों को पानी देना ही होता है। अब यहाँ क्या हुआ कि ब्राजील वहाँ चीनी का उत्पादन इतना सस्ता पड़ा है कि वो जहाज भरकर हर देश के किनारे पे गए, जाके कि आप खरीद रहे होगे। जैसे सब्जी बेचने वाले कॉलोनी में घूमते रहते हैं ना, वैसे हर महाद्वीप में, हर देश में, सारे समुद्रों में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में जितने भी देश स्थित है किनारे पे, वहां जाके आए, उनके जहाज पे लो ले लो आप चीनी। अपने यहाँ भी आए थे, भारत सरकार ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, उनको फिर नुकसान होता है। इसलिए किसानों के हितों के लिए सरकार ने अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं करने का मतलब ये था कि भाई यहाँ कीमतें कम कर रखी थी गवर्नमेंट ने, सब्सिडी देकर, सहायता देकर, अपनी तरफ से वित्तीय सहायता देकर, इसलिए यहाँ कॉस्ट कम बढ़ रही थी। अगर नेचुरल कॉस्ट की बात करें, अगर सरकार सहायता नहीं दे चीनी किसानों को या गन्ना किसानों को, तो यहाँ की चीनी बहुत कॉस्टली पड़ेगी ब्राजील की चीनी की तुलना में। तो फिर ब्राजील का माल आ जाएगा इंडिया में। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कर रखा है, कीमत कम रखो है, सरकार देती है पैसे। तो कहने का मतलब ये है कि कई मामलों में अपने यहाँ उसकी कॉस्ट बहुत अधिक आती है फसल को पैदा करने की। तो उसको कैसे घटाएं, कम करने के उपाय जब घटाएंगे ना, तो किसान को ज्यादा फायदा होगा ना उसका। भाई टमाटर को पैदा करने की कीमत एक तो 5 रुपए पर किलो है, अगर हम उसको 3 रुपए किलो कर दें तो क्या होगा, 3 रुपए किलो का टमाटर बिक रहा 15 रुपए किलो, और 5 रुपए किलो वाला भी बिक रहा 15 रुपए, तो उधर तो फायदा 12 रुपए को होगा, जबकि उसको 10 रुपए हो रहा था। तो किसान का फायदा बढ़ जाएगा ना 2 रुपए किलो का। तो प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो अभी क्या व्यवस्था है। जैसे मान लो, एक तो पहला ये लिखेंगे आप इसमें, मशीनीकरण किसका, खेती का, कृषि का मशीनीकरण, मेकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मशीनीकरण का मतलब ये होता है कि खेतों में मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। मशीनों का इस्तेमाल करने से फायदा बहुत होता है। अब क्या क्या फायदा होता है ये भी समझाते हैं आपको। जैसे एक खेत ये है और एक खेत ये, यहां पर जुताई की गई हल द्वारा। अब जो बेल वाला हल होता है ना, उसके द्वारा यहां तक समझिए, ये खेत नीचे, ये सतह है खेत की, और इस खेत में भी जुताई की गई, लेकिन इस खेत में हमने जुताई किससे की, ट्रैक्टर से। तो ये इतनी गहराई तक उसने जुताई कर दी। जुताई का मतलब होता है एक तरह से खोदना उसको, मिट्टी को मुलायम करना, कठोर जो होती है ना। तो बारिश से पहले किसान क्या करता है, जैसे जुलाई में बारिश आती है, राजस्थान की बात करें तो जुलाई से पहले उस खेत को, मान लो पिछली बार उसने ज्वार बोई थी, तो इस बार क्या करेंगे, वापस ज्वार बोनी है, बाजरा बोना है, उड़द बोना है, मूंग बोना है, जो भी बोना है, बरसात
कि जो फसल होती है यानी खरीफ की जो फसल होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसकी जुताई कर देते हैं, ताकि जुताई करने का फायदा ये होता है कि बारिश से जो पानी आएगा वो इस पानी आगे सारा ऊपर से बह कर नहीं जाएगा, नीचे रिस जाएगा। तो रिसेगा तो अब इस खेत में जो पानी रिसेगा ना तो यहां तक रहेगा, ये लेवल रहेगा उसका। क्या समझे आप? इस खेत में जो पानी रिसेगा उसका लेवल ये रहेगा, जैसे मान लो ये 10 इंच है, 10 इंच पानी, क्योंकि जो बेल वाला है वो इतना ही अंदर जा पाता है जमीन के अंदर। तो यहां जब बारिश होगी तो पानी यहां तक रहेगा इस खेत में। जब इस खेत में बारिश होगी, यहां क्या आगे ट्रैक्टर वाले हल से जुताई की गई और ये 20 इंच अंदर तक चला गया, तो इसकी यानी ये जो जमीन मुलायम हुई वो 20 इंच तक, लगभग 1.25 फीट तक के नीचे क्या हुई, जुताई हो गई जमीन की। तो यहाँ 1.25 फीट तक पानी नीचे चला जाएगा, समझे? यहाँ 10 इंच तक ही पानी जाएगा ना। तो अब आप समझो, यहाँ 10 इंच तक जाएगा तो पहले इस खेत में पानी सूखेगा कि इसमें सूखेगा? है परेशानी इस खेत वाली फसल के जो पौधा होगा, मान लो उड़द बोएगा तो उड़द का जो पौधा है वो इस खेत वाले उड़द के पौधे को दिक्कत आएगी या इस वाले को दिक्कत आएगी? ये अगर 1 महीने तक पानी पीता है ना तो ये 2 महीने तक पिएगा, इसके काफी नीचे तक पानी है, अभी नमी है। तो क्या समझे? इसलिए इसमें जो उड़द पैदा होगा उसकी क्वालिटी भी अधिक होगी और उसकी क्वांटिटी भी अधिक होगी। वो पौधा है वो ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि उसको पानी काफी लंबे समय तक मिलेगा, इसके पौधे को पानी लंबे समय तक नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी भी हल्की होगी। दाना क्वालिटी हल्की का मतलब दाना बारीक होगा उड़द का, और एक उसकी क्वांटिटी भी कम आएगी। तो कुल मिलाकर किसान को क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना चाहिए जुताई में। कौन से हल का? जो ट्रैक्टर वाला हल है। तो एक कृषि में मशीनीकरण का फायदा ये आपने देख लिया। एक आप देख सकते हैं आजकल हार्वेस्टर देखिए होंगे, पंजाब से पूरे भारत में घूमते रहते हैं, बड़े से आते हैं, एक थ्रेशर टाइप, थ्रेशर का बड़ा रूप होता है। अब हार्वेस्टर क्या करता है, गेहूं की फसल है जैसे, काटने के साथ साथ ही उसकी सफाई भी करता जाता है। एकदम जैसा गेहूं आप खाते हैं घर में अपने, यानी इस तरह गेहूं निकाल देगा कि सीधा इसको जाकर चक्की में पिसा के ले आओ, आप आटे में कन्वर्ट कर दो, वो खाने लायक होता है। ये हार्वेस्टर करता है, तुरंत कर देता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता। अब हार्वेस्टर से एक आप हार्वेस्टर को काम में ले, एक आप क्या होता है दूसरा सिस्टम के थ्रेशर से निकालते हैं। उससे पहले क्या होता है कि मजदूर काटते हैं गेहूं को, या कई जगह तो बिहार में, झारखंड में तो बेचारों के पास थ्रेशर भी नहीं होती। थ्रेशर के पैसे कहाँ, किसान के पास आधा बीघे का खेत है, कहाँ पड़ा उसके पास इतना पैसा कि 1 बीघा का खेत है, थोड़ा सा गेहूं पैदा हुआ, वो कहाँ ये सब थ्रेशर वगैरह जुटा पाता है। और 1 बीघे वाले के पास थ्रेशर ज्यादा जाता भी नहीं है, तू क्या देगा, आने जाने के मेरे डीजल के पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे इससे। तो वो क्या होता है कि मजदूर काटते हैं, घर वाले जो मजदूर होते हैं, इंसान ही काटता है उसको। अब काटने में जैसे, अब ये हार्वेस्टर वाला तो 1 बीघे को अगर काटने हार्वेस्टर जाएगा तो वो 1 घंटे में सारा ही काम कर देगा, और उधर आदमी काटने बैठेंगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। 5 मजदूर भी काटेंगे 1 बीघे में, काटेंगे ना। अब मान लो थ्रेशर वाले ने तो 9 बजे लगा, थ्रेशर वाला 10 बजे तक तो सारे काम साफ कर दिया, गेहूं निकल गया, गेहूं किसान के घर ही चला गया 10 बजे। 12 बजे उधर उसके दूसरे खेत वाले के आगे कट रहा, आदमी काट रहे हैं। 12-1 बजे क्या हुई, ओलावृष्टि हो गई। सर्दी में ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार आप देखते हैं सरसों की फसल खराब हो जाती है, गेहूं की फसल खराब हो जाती है। ओलावृष्टि हुई, सारा गेहूं खराब हो गया। जो दाने थे गेहूं के वो पौधे से अलग होकर नीचे मिट्टी में गिर गए। सारी मेहनत जो किसान की थी उस पर पानी फिर गया। तो लॉस, यानी हार्वेस्टर का फायदा क्या हुआ कि हार्वेस्टर होता है ना तो तुरंत उसके घर फसल कट के चली जाती, और फिर उसकी क्वालिटी जो होती मिट्टी नहीं होती। हार्वेस्टर से आप फसल की सफाई करेंगे, गेहूं निकालेंगे तो बिल्कुल दाना वगैरह, ये मिट्टी के कंकर वगैरह आते नहीं, उससे एकदम साफ होता, तो बाजार में बिकता भी ऊंची रेट पे हो। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, बिना हार्वेस्टर की करते हैं तो वो ओलावृष्टि वाली बीमारी तो है ही, और इसके अलावा काटा शाम तक, कल सफाई करेंगे, रात में किस वहां छोड़ दिया, पता लगा कि सब, कई बार तो चोरी हो गया माल, या कई एक जानवर खा गए, सब सुअर खा गए या नीलगाय खा गए गेहूं को। तो ये सब लॉसेस जो है उनसे अगर बचना है तो खेतों में हार्वेस्टर का इस्तेमाल करो, थ्रेशर का इस्तेमाल करो,
समझे आप? ये कहलाता मशीनीकरण। इसके फायदे बहुत होते हैं, इनसे फायदा ही हुआ ना, कुल मिलाकर कॉस्ट कम आती है। हाँ, अभी मजदूरों से कटवाएंगे गेहूं को तो काटने में मजदूर बहुत पैसे लेते हैं, 200 250 300 रुपए लेते हैं। हार्वेस्टर तो बहुत कम पैसे में काट के चला जाएगा। तो ये इससे कॉस्ट कम आती है, इससे कॉस्ट कम आई ना, यानी इसका फायदा क्या हुआ, उत्पादन की जो क्वालिटी अच्छी हुई, तो कुल मिला के कॉस्ट कम बैठी, लागत कट जाएगी। दूसरी बात, लागत घटाने का और बताएं आपको, मशीनीकरण के फायदे बता रहा हूं मैं आपको कि मशीनीकरण का एक फायदा क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा होगा, क्वांटिटी भी ज्यादा होगी उसकी, उसका नुकसान भी कम होगा, नष्ट भी कम होगा। दूसरा ये होता है मशीनीकरण में कि जैसे ये कुआं है और ये खेत है, ये सब प्रैक्टिकल में आप देखते हैं आपके खेत में, वहां वही चीजें मैं बता रहा हूं, वही एग्जाम में लिखी जाती है, आईएएस में, आरएएस में, सब में ये सिस्टम है। अब यहां क्या होता है कि ये खेत है ना और ये कुआं, इस कुएं से पानी पहुंचाया जा रहा है इस खेत में। ज्यादातर खेतों में जो सिस्टम है, अधिकांश नहीं, वो क्या है, यहां से यहां के बीच में कच्ची नाली बनी हुई है, उसको कहते हैं दोहरा। फिर यहां क्या होगा, अलग अलग पौधा है, जैसे ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा। अब इन पौधों के बीच में पानी घुमाने के लिए क्या होता है, पानी इस कच्ची नाली के माध्यम से पूरे खेत में घूमेगा। अब यहां पानी आया, अब इधर जाएगा, पूरे में घूमेगा ये। देना तो केवल पौधों को है ना पानी, लेकिन पूरे खेत में, अच्छे दो पौधों के बीच में गैप रखना ही होता है भाई, तो तरीका है खेती करने का, वो जरूरी होता है गैप रखना। तो अब क्या होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो खाली जमीन होती है, इसमें पानी चला जाएगा, इनके बीच में अनावश्यक पानी की बर्बादी हो रही। पानी तो सिर्फ यही तो चाहिए अपने को, इनके भी जड़ों में ही तो पानी कहाँ चाहिए, जड़ों में चाहिए। अच्छा, इधर यहां से यहाँ कच्ची नाली में पानी आ रहा है, मान लो ये इस कुएं से इस खेत की दूरी है 200 फीट, है ना, तो आने में समय भी ज्यादा लगता है और पानी का लीकेज भी ज्यादा होता है, जमीन में चला जाएगा। दोरे के दोनों साइड में जो जमीन काफी दूरी तक 5-7 फीट तक जो जमीन होती है वो गीली हो जाती है, क्योंकि पानी नीचे रिसरा होता है। तो क्या होता है कि पानी का नुकसान भी ज्यादा होगा, खपत ज्यादा होगी पानी की। दूसरी बात क्या होगी, यहाँ ज्यादा मोटर चलेगी, एक तो 2 घंटे मोटर चलती है, एक फिर क्या होती है 2.5 घंटे मोटर चलेगी, क्योंकि पानी बीच में काफी खराब हो रहा है। यहाँ भी जहां पानी की जरूरत नहीं वहां पानी देना पड़ रहा है, पूरे खेत में घुमाना पड़ता है। तो ये तो है परंपरागत तरीका पानी देने का। अब आधुनिक तरीका क्या है जो अपनाया जाना चाहिए अगर किसानों की आय बढ़ानी है, तो यहां समझना इसको, ये बना दी हमने पाइपलाइन, ये पाइप है पूरा, कुएं से पाइप आ रहा सीधा, और यहां भी हमने डाल दी एक पाइप, ये कहलाती बूंद बूंद सिंचाई, ड्रॉप मेथड। कौन सा मेथड है, ड्रॉप मेथड। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई, एक फव्वारा सिंचाई भी होती है। प्रणाली अपनाई जाए, उधर हमने लिख दिया था ना, जैसे बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई प्रणाली, ड्रॉप मेथड होता है ये स्प्रिंकलर मेथड कहलाता है। अभी वैसे बहुत इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन बहुत कम किसानों तक ये पहुंच पाए हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पाइप होगा, पूरा पाइप से पानी आएगा, यहाँ से 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगता यहाँ से यहाँ पहुंचने में पानी, और बिल्कुल एक बूंद का भी लीकेज नहीं होगा, समझ गए। यहाँ भी घूमेगा तो क्या आगे ये पाइपलाइन बिछी हुई है, जड़ों में पानी जाएगा, ड्रॉप मेथड में जाएगा ना, तो पानी की अनावश्यक बर्बादी नहीं होगी, तुरंत पानी पहुंचेगा। अब इसमें फायदे क्या होते हैं, फायदे बता देते हैं आपको इस सिस्टम से। देखो, ऊर्जा की बचत, ऊर्जा बचत, ऊर्जा का मतलब बिजली भाई। जैसे ऊर्जा तो हो सकता है डीजल इंजन लगा रखा हो, तो उससे डीजल अगर 1 तो 10 लीटर चलता है तो वो 7 लीटर चलेगा। 7 क्या, इसमें वैज्ञानिकों ने ये कहा कि लगभग इस सिस्टम से सिंचाई करेंगे ना अपन, सिंचाई प्रणाली में जो ये सुधार किया जाए, इस सिस्टम को अपनाया जाए,
तो 30 से 35%, ये मानो 30% पानी की बचत होती है। 30% पानी बच जाता है। यानी अगर इस तरीके से, इस लाल वाले तरीके से सिंचाई करेंगे तो अपने को 7 घंटे मोटर चलानी पड़ेगी, और अगर उस पुराने ब्लैक वाले तरीके से करेंगे तो 10 घंटे मोटर चलानी पड़ेगी। जब 10 घंटे मोटर चलेगी तो बिजली ज्यादा काम में आएगी। आपका बिल अगर महीने का 2000 का आता है तो फिर वो आएगा 2600 रुपए का। समझ गए आप? ऊर्जा की बचत होगी तो वो उधर बिल में फायदा हो गया किसान को, हो गया ना इस सिस्टम से। दूसरी बात, मजदूरी बचत। क्या समझिए? अब यहां मान लो किसान को यहां सिंचाई करने में पुराने तरीके में लग रहे हैं 3 दिन, बड़ा खेत है किसी का, 3 दिन लग रहे हैं, और इस लाल वाले तरीके में 2 दिन लगेंगे। तो वो 1 दिन जो बचाना है, उस 1 दिन का उपयोग क्या करेगा, वो कहीं दूसरी जगह जाके मजदूरी कर लेगा। 200-300 रुपए वो इनकम हो जाएगी, तो उससे किसान की आय बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। उसकी खेती का काम जो पहले 3 दिन में होता था पिलाने का, अब पिलाने का काम 2 दिन में हो रहा है, तो वो मजदूरी बचत हो गई। या जैसे उसने किसी मजदूर को भी लगाया पिलाने के लिए, तो एक तो 3 दिन की मजदूरी देनी पड़ती थी, अब कितने दिन की देनी पड़ेगी? 2 दिन की। तो ये भी फायदा हो गया, ऊर्जा बचत, मजदूरी बचत। समझ गए? अब इसमें एक क्या हो सकता है, ऊर्जा, मजदूरी और जल की बचत। पानी तो बचेगा ही ना, जल बचत या जल की बचत। जल की बचत कैसे हो रही साहब? ये जो लीकेज हो रहा था ना पानी का, ये 30% आता है लगभग। यानी इन पौधों को पानी देने के लिए परंपरागत तरीके से अगर पानी देंगे, ये जो ब्लैक वाला तरीका है कच्चे थोड़े से, उस तरीके से पानी देंगे इन पौधों को, तो हमें मान लो एक उदाहरण के लिए कि जैसे 10 टैंकर पानी की जरूरत पड़ती है, तो यहां इस नए तरीके से 7 टैंकर की जरूरत पड़ेगी। यानी पानी की मात्रा कम चाहिए उसमें, तो कम पानी में काम हो जाएगा। कुएं में अगर मान लो पहले अगर 10 फीट पानी की जरूरत पड़ती है, तो 7 फीट भी पानी होगा तो आपका काम हो जाएगा, कुएं में आपका खेत में पिलाई हो जाएगी आसानी से। तो कम पानी में आप फसल पैदा कर लोगे। मान लो आप किसी से उधार भी पानी ला रहे हो, जैसे किसान लेके आते हैं, दूसरे के कुएं से पानी लेके आते हैं, वो घंटे पे पैसे लेता है, इतने घंटे आपका इंजन चला तो मैं इतने पैसे लूंगा। तो पानी कम आएगा ना, तो फिर वो क्या है कि पैसे भी कम लेगा, तो उसकी किसान की बचत हो गई नहीं। यानी उत्पादन की कॉस्ट कम आ रही है इन सब तरीकों से। क्या है, क्या सीखा आपने? बूंद बूंद सिंचाई से, फव्वारा सिंचाई से। फव्वारा में क्या होता है कि यहाँ ऊंचे वो फव्वारे लगा दिए जाते हैं, तो फिर वो पानी छिड़कता रहता है उसमें, और बूंद बूंद में ड्रॉप सिस्टम में नीचे होता है ये, तो वो जड़ों में लगाए जाते हैं। मैं आपको क्या है कि उसमें आरएस के सिलेबस में है आधुनिक कृषि पद्धतियां, साइंस वाले पोर्शन में है, तो उसमें आपको बताएंगे ये विस्तार से, जैसे फव्वारा कैसे सेट किया जाता है। अभी यहाँ जरूरत नहीं इसको बताने की, तो आप इतना ही समझ ले कि इसमें पानी की बचत होती है इस सिस्टम से। तो कृषि का मशीनीकरण का मतलब क्या हुआ? सिंचाई में का मशीनीकरण हो गया, जुताई का मशीनीकरण हो गया, समझ गए? फसल की सफाई का मशीनीकरण हो गया। जब सफाई करेंगे, निकालेंगे गेहूं को, उड़द को, तो उसका मशीनीकरण हो गया। तो मशीनों को उपयोग करने से अंततोगत्वा फायदा क्या होता है? क्या फायदा हो रहा है? किसान के यहाँ खर्चा कम आएगा फसल पैदा करने का। तो जब खर्चा कम आएगा तो इसका मतलब हो गया कि उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा यानी किसान की आय बढ़ गई। अपन यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं सरकार को कि किसान की आय बढ़ानी है, यानी इन सब के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को। अब जैसे इसके लिए क्या करना चाहिए? बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, सब्सिडी दी जानी चाहिए, कम रेट पर किसान को उपलब्ध कराना चाहिए, तो भी करा रही है गवर्नमेंट, दे दी। अच्छा, इसमें आगे बताएंगे आपको, चूंकि इसके जो आगे वाला एपिसोड होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं अब तक, तो उस पर केंद्रित होगा वो एपिसोड। तो उसमें आपको बताएंगे कि भाई अभी तक इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर चुकी है और भविष्य में क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, तो वो उसमें बताएंगे। तो ये हो गया आपकी बूंद बूंद सिंचाई या खेती का मशीनीकरण। आगे अच्छा, ये चौथा था आपके, अब 5वां लेंगे।
आगे चलेंगे। ये जो सभी बातें हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ये सब आपको अपने आसपास दिखाई देती है। ये सब घटनाएं घटित हो रही है आपके इर्द गिर्द, इसलिए इनको रटने वाली जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पूरा ही सिलेबस आईएएस का और आरएएस का ऐसा ही है कि वहाँ उसके लिए जो आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपके चारों ओर पर्यावरण में दिखाई दे रहा है, बस उसको सही भाषा में व्यक्त करना आपको आना चाहिए। ये सीख लिया तो बड़ा इजी है आईएएस बनना, आरएएस बनना। आगे चलेंगे, पांचवा है बिंदु आपके जोखिम सुरक्षा। रिस्क सिक्योरिटी। भाई जोखिम, अब यहां कृषि में जोखिम क्या होता है? जोखिम होता है, देखो क्या क्या जोखिम होते हैं वहां पे। फसल नष्ट होना, ये जोखिम होता है। किन कारणों से? एक तो जैसे अनावृष्टि, किसानों के रिस्क बहुत होती है फसल में। फसल जब पैदा करते हैं किसान, जब बो देता है ना, बुआई हो गई जुलाई में, अब जब तक फसल उगकर बड़ी होकर विकसित होकर निकलकर उसके घर में नहीं आ जाती, तब तक किसान को नींद नहीं आती है। वो टेंशन में रहता, जबरदस्त तनाव रहता है उसके दिमाग में। इधर तो लोन लेने का बेचारे ने, सेठ को, साहूकार को या बैंक वाले को केसीसी के पैसे देने हैं, उधर उसके दिमाग में हमेशा डर बना रहता है कहीं मेरी फसल नष्ट नहीं हो जाए, खेत खराब नहीं हो जाए, है? तो ये जोखिम कहते हैं इसको, रिस्क रहती है। वो जोखिम क्या क्या है इस धंधे में, ये खेती वाले धंधे में कितने जोखिम है जरा आप भी जान लीजिए। वैसे आप देखते हैं किसानों के बेटे हैं, देखो अनावृष्टि, फसल बहुत होती। अभी इस साल की बात करते हैं राजस्थान की, तो कई लोगों ने क्या कि जुलाई के आसपास फर्स्ट वीक में जैसे मान लो बारिश हो गई थोड़ी सी, तो बहुत दी फसल, अब बहुत हो दी। लेकिन अभी क्या चल रही है, 31 जुलाई, 1 अगस्त हो गया आज 1 अगस्त है ना, अभी तक पानी नहीं बरसा है। तो कई जगह तो ये स्थिति है आज की, मैं बताऊंगा आपको। अगर आप खेत देखेंगे, आपके खुद के खेत भी देखेंगे, अगर वो असिंचित जमीन वाले खेत हैं तो वहां क्या है, फसलें मरने के कगार पर है, मुरझाने के कगार पर है पौधे। क्या समझे? कारण क्या? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है बरसात नहीं होता, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, अन्ना का मतलब नहीं, यानी बरसात का नहीं होना। तो ये क्या होता है कि फसल बो तो दी लेकिन बरसात नहीं होती है, तो वो एक डेढ़ महीने 2 महीने तो फसल जिंदा रहेगी, फिर मर जाती है। वो किसान को कोई फायदा नहीं होता, उल्टे उसको जो उसने उसको बोने में, खाद बीज जोतने में, बुआई में, मजदूरी में जो पैसा खर्च किया है वो भी वापस नहीं आता। तो ये बड़ा घाटे का सौदा होता है खेती। तो यहाँ क्या है कि अनावृष्टि से एक तो फसल नष्ट हो जाती है। जोखिम क्या है यहाँ खेती के धंधे में कि एक तो अनावृष्टि की यानी बरसात नहीं होने से फसल नष्ट हो जाती है। एक फसल किसलिए नष्ट होती है? अतिवृष्टि। अति का मतलब होता है अधिक, वृष्टि का मतलब वर्षा। कई बार क्या होता है कि पानी बहुत अधिक बरसता है। अभी आप देख रहे हैं रोज ही बिहार में, असम में क्या स्थिति हो रही है जुलाई से, 1 जुलाई से वहां बाढ़ें आ रही है। बिहार में बाढ़ें इसलिए आती है कि सारी ये गंडक नदी वगैरह ये जो है वो सभी नेपाल से आ रही है। नेपाल में भारी भरकम पानी बरस रहा है इस वक्त। ये स्थिति असम की, वहां ब्रह्मपुत्र ने तबाही मचा रही है, वो भी उधर से चीन से आ रही है। तो यहाँ क्या होता है, अतिवृष्टि का मतलब ज्यादा बरसात होने से फसल नष्ट हो जाती है। कोई भी फसल नष्ट होगी तो पौधे में ज्यादा जान नहीं होती। ज्यादा पानी बरसा तो खेत में पानी भर जाएगा, 5-7 दिन पानी भरा रहा तो पौधा मर जाएगा। पौधा ऐसी चीज है, वो भी एक जीव के समान है, इंसान जैसे है। पौधा भी एक जीव है, जैसे हम है ना, आप और हम है। ज्यादा पानी अगर दोगे तो मर जाएंगे। ज्यादा पानी पिला दो किसी आदमी को आप, अगर उसकी कैपेसिटी रोज की 5 लीटर पानी पीने की, उसको 20 लीटर पिला दो एक दिन में, 50 लीटर पानी पिला दो, जिंदा रहता है क्या? नहीं रहेगा। उसी तरह अनावृष्टि,
अगर इंसान को 5 लीटर चाहिए पानी, आप पानी मत दो 5 दिन, उसको जिंदा रहता है क्या? वो स्थिति पौधों में लागू होती है। तो यहाँ क्या होगा, अनावृष्टि और अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो जाती है। एक रिस्क होती है ओलावृष्टि, ऐसी बरसात जिसमें ओले आते हैं, ऊपर से बर्फ के टुकड़े आते हैं। अब ओलावृष्टि, वैसे राजस्थान की बात करें तो ज्यादातर सर्दी के मौसम में होती है, तो सरसों और गेहूं की जो फसल होती है, चने की फसल होती है, उसको बड़ी रिस्क होती है इसकी। कई बार, कई साल हमने भी देखे हैं, आप भी जानते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है, बहुत नुकसान होता है किसान को। तो यहाँ जोखिम किस किस का है? ये 3 तो मेन हो ही गए। अभी और बताते हैं आपको आगे जानवर का। जानवरों में नीलगाय, रोजड़े जो होते हैं, पूरी खेत को साफ कर देंगे। आज किसान अगर सबसे ज्यादा परेशान है किसी चीज से खेतों के मामले में, और सबसे ज्यादा अगर उसकी नाक में दम कर रखा है तो इन नीलगाय में कर रखा है, समझिए आप। जबकि इतनी तारबंदी वगैरह करते हैं खेतों की, इसके बावजूद भी नीलगाय वहां खेतों में प्रविष्ट हो जाते हैं और फसलों को चौपट कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे जानवरों में नीलगाय हो गया और सूअर हो गया, इनसे बहुत नुकसान होता है। सूअर भी फसलों को खा जाते हैं, वो एक तरह से उसको फसलों को अपना भोजन समझते हैं सूअर। तो जानवरों से नुकसान, इनसे नुकसान ऊपर वालों से। ये तो है जोखिम, ये रिस्क है। रिस्क का मतलब फसलों को नष्ट होने की रिस्क रहती है। नष्ट होने का रीजन ये जो 4 मैंने मैंने आपको ये बताया, समझ गए? अब आगे इसमें चलेंगे कि जैसे अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी अगर ये नहीं हो, फसल नष्ट नहीं हो, जैसे फसल अगर नष्ट नहीं हो इस आधार पर, तो किसान पे क्या असर पड़ेगा? किसान को तो फायदा ही होगा ना। फसल अगर नष्ट नहीं होगी तो किसान को फायदा होगा। तो अपने को किसान की आय तो बढ़ानी है। क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक में? किसान की आय बढ़ानी है। तो आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि इनसे रिस्क शून्य होनी चाहिए किसान की, यानी जोखिम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कोई टेंशन नहीं हो किसान को इनके मामले में, है। अच्छा, जानवर में मैं आपको एक बताना भूल गए, टिड्डी। आजकल ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है, टिड्डी दल आ रहा है ना, कहाँ अफ्रीका से, वहां सोमालिया से, वहां से नामीबिया से, वहां से कहाँ, कौन से सूडान से टिड्डी दल यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से राजस्थान आए, भारत में आए, कई राज्यों में पहली बार आए, कभी नहीं आए। तो ये टिड्डी दल, ये भी एक जानवर है, ये भी पूरी फसल को साफ कर देती है। तो जानवरों में ये हो गए आपके, नीलगाय हो गई, टिड्डी हो गई और सूअर हो गए, मुख्य रूप से चूहे वगैरह भी होते हैं। तो ये तो मेन हो गए। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो किसानों को ये जो रिस्क है फसल नष्ट होने की, इन कारणों से उस रिस्क को खत्म करना होगा, उनसे सेफ्टी प्रदान करनी होगी। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? फसल बीमा। उपाय, फसल बीमा किसानों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उनकी फसल का बीमा होना चाहिए। और उस बीमे में क्या होता है कि बीमा कंपनी अगर फसल नष्ट हो जाती है तो मुआवजा देती है। भाई जैसे आप बीमा आप कराते हैं LIC से, तो गारंटी देती है ना LIC का कि अगर आपकी उम्र, मान लो आप 50 साल से पहले मर गए या 60 साल से, अगर 60 साल वाला बीमा है कि 60 साल से पहले मर गए तो हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, हैं? तो वो बीमा होता है। वैसे ही यहाँ फसल का बीमा होता है, जैसे व्हीकल का बीमा होता है कि चोरी हो गया तो सारी की सारी कीमत हम देंगे आपको गाड़ी की। तो यहाँ भी फसल का भी होता है, फसल का बीमा होता है ना। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई फसल के बीमे की व्यवस्था तो है भी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, लेकिन सभी किसान इससे जुड़े नहीं है। पहली बात, सारे किसान इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। बड़े किसान हैं या जिनको नॉलेज है, शिक्षित है, जागरूक है, वो किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, वैसे बहुत अच्छी योजना है सरकार की, और इसमें प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम भी सरकार ही देती है ज़्यादातर, किसानों को तो बहुत कम देना होता है। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जब हम आपको बताएंगे कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट्स
both state and union for increasing income of फार्मर्स। तो उसमें आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है, इसका सिस्टम क्या है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चूंकि सुझाव दे रहे हैं ना, तो हमको ये बताना है कि भाई ये जो फसल है, एक तो सभी फसलों की बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी फसलों की बीमा की व्यवस्था नहीं है, अभी खरबूजे की, तरबूज की, प्याज की, इनकी बीमा की व्यवस्था नहीं, फल सब्जियों की बीमा की व्यवस्था नहीं, समझिए आप। तो इनकी सभी फसलों की बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। अभी क्या बहुत कम दिया जाता है, किसानों की जितना कोस्ट है लगभग उतना ही मिलता है, उससे भी कम मिलता है मुआवजा। तो थोड़ा सम्मानजनक मुआवजा होना चाहिए। ये उपाय सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए छठा जो सुझाव हम देना चाहेंगे, या जो एक अन्य प्रयास किया जा सकता है या जो कदम उठाया जा सकता है, वह है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण समझते हैं ना। जैसे गेहूं से जैसे हमने ब्रेड बना दिया, डबल रोटी बना ली, सूजी बना ली, आटा बना लिया, ये सब खाद्य प्रसंस्करण कहलाते हैं। यानी गेहूं का प्रसंस्करण कर लिया हमने, गेहूं की प्रोसेसिंग कर ली, है ना। गेहूं से कई चीजें, सहायक चीजें, उसके अलग अलग रूपों में गेहूं को बदलना, वो प्रोसेसिंग कहलाता है, प्रसंस्करण कहलाता है। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसानों की आय बढ़ानी है, तो किसान जो फसलें उत्पादित कर रहा है, उन फसलों को फसलों के रूप में न बेचकर उनके अन्य रूपों में, उनके उन्नत रूपों में, उनके प्रसंस्कृत रूपों में बेचे। कैसे? जैसे हमने बताया आपको, गेहूं को किस रूप में बेचे? सूजी, ब्रेड, आटा, और भी कई उत्पाद बनते हैं, उस रूप में बेचे। दूध है, अब दूध को बेचे, वो दूध के रूप में बेच सकते हैं पशुपालक। किस रूप में बेचना चाहिए उसको? मान लो रसगुल्ले बना दे, मावा बना दे, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे उसको। बीकानेर के रसगुल्ले विदेश में निर्यात हो रहे हैं, आप जानते हैं। राजस्थान में जो बीकानेर शहर है, वहां के रसगुल्ले निर्यात किए जाते हैं, वो भी दूध से बनते हैं। तो रसगुल्ले बना दिए, मावा बना दिया। ऐसे ही जैसे सरसों है भी, अब सरसों को सरसों के रूप में न बेचकर किस रूप में बेचना उसको? सरसों के तेल के रूप में, सरसों का तेल। ऐसे ही मान लो आपके और भी मूंगफली है, तो मूंगफली को मूंगफली के तेल के रूप में बेचो आप। तिल है, तिल को तिल रूप में नहीं बेचो। आए खेत से निकाला और बरी बोरी और सीधे व्यापारी को बेच दिया तिल, है ना। फिर बाद में व्यापारी ने उससे तिल निकाला, उससे तेल निकाला और बहुत ऊंची रेट पे उसी किसान को वापस बेच दिया। मूंगफली में क्या होता है? 50 रुपए किलो। मान लो आप किसान हो, आपने किसी तेल गाड़ी वाले को मूंगफली बेच दी 50 रुपए किलो में, उसी तेल गाड़ी वाले ने आपको 150 रुपए किलो में मूंगफली का तेल समझा दिया। 100 रुपए आपके भी बच सकते थे अगर यही काम जो उस तेल गाड़ी वाले ने किया वो आप कर लेते, तो आप भी कर सकते हो। तो आपकी 100 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। क्या समझे? मैं आपको जैसे लार्ज स्केल पे बताऊं, राजस्थान का बाड़मेर और जालौर जिला भारत में जीरा और इसबगोल के प्रमुख उत्पादक हैं, बाड़मेर और जालौर में। अब यहां क्या होता है? 'मामला' 'ये जो 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 'माम
बाड़मेर और झालोर है, इससे लगता हुआ स्टेट है गुजरात, और गुजरात के व्यापारी क्या करते हैं, इस जीरे और इसबगोल को ऐसा कैसे साबूती मान के किसानों से खरीद लेते हैं और खुद क्या काम करते हैं, गुजरात वाले, गुजरात में क्या किया जाता है, इस जीरे की, इस इसबगोल की क्लीनिंग सफाई और ग्रेडिंग, श्रेणीकरण करना, उसको ग्रेडिंग, और एक किया जाता है पैकेजिंग। अब समझना इसको, गुजरात के व्यापारी ने जीरा खरीदा बाड़मेर के किसान से, किसान ने बेच दिया मान लो 60 रुपए किलो में। अब इस व्यापारी ने क्या किया, उस जीरे को खरीद कर उसकी सफाई की, पहले तो किसान ने तो बिना सफाई किए हुए ही उसको बेच दिया, क्लीनिंग मतलब सफाई करना, फिर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब होता है उसकी क्वालिटी के अनुसार उसको अलग अलग 2-3 भागों में बांट देना, अलग अलग ढेर कर देना, कि एक तो दाना मोटा है, एक का दाना थोड़ा बारीक है, या एक का जैसे मीडियम है, तो अलग अलग ढेर बना देना, तो अलग अलग वो क्या कहलाती है, ग्रेडिंग कहलाती है। एक जैसे पैकेजिंग कर देना, फिर वो अलग अलग ढेर जो बनाए उनकी सबकी अलग अलग पैकेजिंग, अच्छा एक चमक दमक वाली थैली में, प्लास्टिक की थैली में पैक कर देगा, और फिर क्या होगा, आप और हम जाएंगे जीरा खरीदने, उस किसान से कोई जीरा नहीं खरीदेगा, अरे यार तेरा जीरा सही नहीं है। यही गुजरात का जीरा जो बिकने यहाँ, यही बाड़मेर के किसी दुकानदार के यहाँ दुकान पे आएगा, अच्छा खासा चमक दमक देख के, जो 60 रुपए किलो में जीरा बेचा ना इस व्यापारी को, इसने, किसान ने, मान लो वही किसान के बच्चे उस किसी दुकान वाले से अपने खेत के जीरे को ही अच्छी खासी थैली देखकर उसको उठा लाएंगे 100 रुपए किलो में, यार बहुत अच्छा ब्रांडेड जीरा आ रहा है, कहां से आया, गुजरात से आया। उनको मालूम नहीं कि ये वही जीरा जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे खेत में पैदा करके गुजरात वालों को बेचा है। तो क्यों ना हम, मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ, ये जो प्रॉफिट व्यापारी कमा रहे हैं, इस प्रॉफिट को अगर किसानों को देना है, भाई असली तो हकदार किसान ही है ना, मेहनत जीरे को पैदा करने में तो किसानों ने तो योगदान दिया, उनका ही तो अहम रोल रहा है इसमें, रिस्क लिए तो किसानों ने लिए, जीरा बड़ी नाजुक फसल होती है, थोड़ी सी सर्दी में पाले में वो चला जाता है जीरा, तो अब जीरे को पैदा करने में जो रिस्क लिए किसने ली, किसानों ने, तो फिर फायदा भी किसानों को मिलना चाहिए ना, व्यापारी उठा रहे हैं ज्यादा फायदा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसान लोग क्या करें, जीरे को केवल जीरे के रूप में नहीं बेचें, उसकी ग्रेडिंग करें, उसकी सफाई करें अच्छी से, फिर उसकी अच्छी पैकिंग करके फिर बाजार में उतारें, जो लाभ व्यापारी कमा रहे वो आप कमा सकते हैं, समझे आप। ऐसे ही आप दूसरी फसलों में कह सकते हैं, लहसुन वगैरह है इनमें कर सकते हैं, प्याज वगैरह में कर सकते हैं, और भाई ग्रेडिंग करना, अलग अलग श्रेणीकरण करना, ये तो आसान काम ही है ना, इसमें तो कोई मशीनों की भी जरूरत नहीं है, छटनी तो करनी है उसमें, तो ये करेंगे, यानी खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। जैसे मान लो गेहूं का मैं हमने बताया आपको, गेहूं को गेहूं के रूप में न बेचकर उसको किस रूप में बेचें, उसके आप ब्रेड बना सकते हैं, सूजी बना सकते हैं घर पे, आप तेल घानी लगा सकते हैं किसान लोग घर पे, तो मूंगफली को मूंगफली नहीं बेचे, तेल निकाल के फिर सप्लाई करें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। और इस दिशा में अभी जैसे राजस्थान सरकार ने भी काफी प्रयास किया है, लॉकडाउन के बाद तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में स्थिति ये हुई कि सारे जो मजदूर थे, अधिकांश जो मजदूर थे मुंबई में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, जहां भी बड़े महानगरों में भारत के, राजस्थान से गए हुए थे, तो वो सभी वापस राजस्थान आ गए, अब डरे में वापस जा भी नहीं रहे, तो अब उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, तो सरकार का फोकस इस पे है कि रोजगार का बहुत बड़ा फील्ड अछूता है, कौन सा, ये खाद्य प्रसंस्करण गाँव में, गाँव के गाँव में हो जाएगा ये सारा काम, कहीं शहर में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए कोई बड़ी बारीक भरकम मशीनें खरीदने की भी जरूरत नहीं होती, बहुत पैसा भी खर्च नहीं करना होता, मामूली सा खर्चा होता है, ये अगर करें तो किसानों को एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी, यानी कुल मिलाकर आय बढ़ जाएगी ना उनकी, ये जो एक्स्ट्रा इनकम होगी, समझ गए आप। तो आय बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से एक सुझाव ये है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टमाटर है, टमाटर को टमाटर के रूप में मत बेचो, उसका सॉस बना के बेचो, समझे आप, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं,
तो अगला जो पॉइंट है वह आएगा मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि क्या होती है, मैंने बहुत विस्तार से आपको पिछले वाले वीडियो में बताया रखा है, इसलिए यहाँ इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या है अपना जो सुझाव कि मिश्रित कृषि को बढ़ावा, यानी कैसे फसल उत्पादन प्लस पशुपालन। एक तो किसान क्या करे, मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, फसल के साथ साथ हम पशु भी पाल रहे हैं, मछली भी पाल रहे हैं, समझिए आप। तो ये कहलाता है पशुपालन मिश्रित कृषि। अब जैसे ये खेत है किसान का, और खेत के चारों ओर आप जानते हैं मेड़ होती है ना, ये मेड़, बाउंड्री वाल जिसको बोलते हैं, इसमें चारा उगता है। अब ये जो चारा उगता है ना, ज्यादातर किसान अपने यहाँ छोटे हैं, भारत में 2 बीघा 5 बीघा 7 बीघा 10 बीघा इतनी जमीन होती है। तो अब ये मेड़ है, इस मेड़ पे चारा उगा। अगर आपके पास भैंस होती तो इस चारे का इस्तेमाल कर लेती, लेकिन भैंस नहीं है, जानवर नहीं है, तो चारा क्या होगा भाई, ये प्राकृतिक उत्पादन होता है, बोने की जरूरत नहीं होती इस चारे को, वैसे ये घास उग जाती है हर साल वर्षा की वजह से। इसमें मानसून सीजन में क्या होता है, घास प्राकृतिक रूप से उग जाती है, किसान चलाकर इसको बोता नहीं है। तो ये घास क्या होती है, जब इस्तेमाल नहीं करते तो 2-1 महीने बाद सूख साख जाती है, 2-3 महीने बाद तो सूख जाती है ना, यही। अच्छा थोड़ी सी होती, ज्यादातर किसान छोटे हैं, इतना ज्यादा कोई ज्यादा मात्रा भी नहीं चारे कि भाई वो कोई बाहर जाके बेच दे इसको, तो बेचता भी नहीं है। तो क्या होता है, चारा इससे खराब होता है। इसके अलावा वो फसल होता है, जैसे मक्की की फसल कोई 2 बीघा जमीन में, तो मक्के के दाने आने के बाद, जिन्स आने के बाद जो वो पौधा बचता है वो एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार में भी ऐसा ही है, और ज्वार तो चलाकर ही कई किसान इसलिए बोते हैं कि उनके जानवर होते हैं घर में। तो यहाँ क्या होता है कि भाई जैसे ये मेड़ पे चारों ओर घास उगी, या मक्का बोया तो मक्का का जो पौधा बचा, उसका इस्तेमाल अगर करना चाहें तो अपन क्या रख सकते हैं, मान लो भैंस रख लिया आपने। अब भैंस क्या करेगी, उसका भोजन जो है वो है ये घास और मक्के का जो पौधा है वो क्या काम करेगा, भैंस के भोजन का काम करेगा। तो भैंस रखने से फायदा क्या होगा कि दूध मिलेगा आपको। मान लो 10 किलो सुबह मिल रहा है, 10 किलो शाम को मिल रहा है, अच्छी भैंस है, अच्छी नस्ल की मिल रहा है ना। अब 50 रुपए किलो की दूध जाता है भैंस का, 20 किलो की 1000 रुपए हो गए रोज के। अब भैंस की कॉस्ट क्या आ रही है, चारा तो आपके पॉकेट में आना नहीं है भाई। बरसात के सीजन में तो मेड़ वाला चारा खलेगी है, बाकी सीजन में ये जो आपके मक्का की फसल की है, जो ये जो चारा है बचेगा ये खा लेगी, या ज्वार बोई आपने तो वो खा लेगी बाकी सीजन में 8 महीने 9 महीने। क्या समझे आप, एक्स्ट्रा चारा बोने की जरूरत नहीं इसके लिए कि भैंस रखी है तो अलग से खेत में कोई फसल बोई जाए, वो जरूरत नहीं है। दूसरी बात, भैंस की रखवाली के लिए या उसकी सेवा करने के लिए भी अलग से आदमी लगाने की जरूरत नहीं है। भाई आपके घर का कोई आदमी इस खेत की रखवाली करने तो जाएगा ना, वहाँ रखवाली करने तो जाते हैं ना, 24 घंटे आप लोग तो वहाँ रहते ही हो ना खेत पे, दिन में भी रहते हो रात में भी रहते हो, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है सर्दी में, फिर भी अगर सरसों की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी है, तो वहाँ रखवाली करने जाता है किसान, उसे मालूम है नीलगाय आ जाएगी, सुअर आ जाएंगे, नष्ट कर देंगे। तो जब जाते हो खेत पर तो वैसे ही जाते हो, खेत पर 24 घंटे आप वैसे रहते हो, तो आप भैंस भी रख लो साथ में वहाँ, उसकी भी सेवा कर लोगे वहाँ। भाई दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं ना, रखवाली भी हो जाएगी और भैंस को आप चारा भी खिला दोगे, चारों ओर घुमाना ही तो है मेड़ पे, या उसको बांध रखा है, चारा डाल दिया, चारा खत्म हो गया, डाल दिया, पानी पिला दिया, और करना क्या भैंस में। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी, किसान की आय बढ़ेगी। अपना उद्देश्य किसान की आय बढ़ाना है, तो इनकम कैसे बढ़ेगी कि अगर वो फसल उत्पादन के साथ पशुपालन का काम भी करे, यानी मक्का तो बो ही रहा है, उसके साथ भैंस भी रखे, तो उसको अलग से आय हो जाएगी। समझ गए आप, इस पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जैसे किसी के खेत नहीं है मान लो, और केवल भैंस ही है, तो उसको तो क्या है आदमी रखना पड़ेगा परमानेंट, एक रोज ही, जो रोज उसकी रखवाली करेगा, वहां खेत पे ले जाएगा, करेगा, घुमाएगा। लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। और एक फायदा और है,
कि भैंस रखने से आपको क्या मिलेगी, जैविक खाद। क्या फायदे, जैविक खाद मिलेगी। और जब जैविक खाद मिलेगी तो क्या होगा, जैविक खाद मिलेगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। और उधर रासायनिक खाद में जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, यूरिया में, पोटास में, डीएपी में, वो पैसा बच जाएगा इस भैंस की वजह से। कितना फायदा हुआ, इसका जो गोबर आएगा वो जैविक खाद का काम करेगा आपके खेत में। और अब तो जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा है, ऑर्गेनिक खेती का। आया था ना कि जब सुशांत सिंह मरा तो मरने से पहले उसने एक प्लानिंग कर रखी थी कि मैं इस फिल्म लाइन को बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूं, और अब कर्नाटक के कुर्ग एक हिल स्टेशन है, वहां जाकर क्या करूंगा, ऑर्गेनिक खेती करूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जैविक खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद का इस्तेमाल होता है, गोबर का इस्तेमाल होता है। जहां जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशी होते हैं, उनके स्थान पर नीम का इस्तेमाल होता है। आप समझिए बात, केचुए से खाद बनाई जाती है, वो जैविक खेती कहलाती है। तो सुशांत सिंह की ये योजना थी जाने की, वहां मुंबई छोड़ने का उसका प्लान था, और वहां पे वो सेटल होना चाह रहा था इस जैविक खेती के लिए। इतना आकर्षण था, जबकि उसके पास तो करोड़ों रुपए थे, वो दूसरा बिजनेस कर सकता था। लेकिन आजकल इसका बड़ा आकर्षण हो रहा है लोगों में, जैविक खेती का। तो जैविक खेती में जैविक खाद का इस्तेमाल होगा जो इन जानवरों से मिलती है। समझ गया, तो किसानों को इतना फायदा है। अच्छा, आपको जैविक खेती की बात चली, मैं इसमें और बता देता हूं कि जैविक खेती से क्या होती है, कॉस्ट कम आती है। जैसे पिछले पॉइंट में हमने बात की थी ना कि उत्पादन की लागत कैसे घटाई जाए, है ना, कृषि उत्पाद की कॉस्ट कैसे कम करें। तो उसमें एक ये भी है कि उसकी जैविक खेती की जानी चाहिए। जैविक खेती का मतलब क्या हुआ, जैविक खाद का इस्तेमाल होगा, जानवरों की खाद हम काम में लेंगे, तो रासायनिक खादों में जो इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो वो बचेगा। और जो आपकी मिट्टी खराब हो रही है खेत की, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, उससे भी सेव हो जाओगे, है। जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, उसका जो द फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल विच इज डिक्रीजिंग ड्यू टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। जो आधुनिक पद्धति है, कौन सी, ये रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, ये इनकी वजह से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है जमीन की, खेत की या मिट्टी की, उससे बचा जा सकेगा जैविक कृषि करने से। जैविक कृषि का फायदा ये है कि हमें इससे उत्पादन कॉस्ट कम आती है। तो लागत घटाने का एक उपाय ये भी है, तो ये जैविक कृषि भी आप उसमें ऐड कर लेना। और इसमें मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाना चाहिए, उसके इतने फायदे हैं यार। और आप ये भी और बता देते हैं इसको, एक भैंस रखने का फायदा ये भी होगा, गोबर के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा खेत में। क्या करेंगे हम उससे पहले बायोगैस बनाएंगे, उस बायोगैस का इस्तेमाल किचन में करेंगे खाना पकाने के लिए। समझ गए, तो बायोगैस मिल गई आपको। क्या क्या मिलेगा भैंस से, बायोगैस। कितने फायदे हैं इससे, किसान की इनकम बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। बायोगैस मिल गई तो उसको सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है फिर, या लकड़ियां जलाने की जरूरत नहीं है। बायोगैस अगर उपलब्ध हो रही है तो सिलेंडर में पैसे नहीं काटेगा वो 600 रुपए 700 रुपए जो लगते हैं। तो बायोगैस किससे मिलेगी, भैंस के गोबर से। अच्छा, गोबर मिला तो ये काम करेगा जैविक खाद का। लेकिन इस गोबर को हम कब इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले उसे बायोगैस प्लांट में डालकर बायोगैस बनाएंगे। बायोगैस बनने के बाद जो मलबा बचेगा, बाद का अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, उसको खेत में इस्तेमाल करेंगे, जो जैविक खाद कहलाती है। तो कितने फायदे हो गए भैंस रखने से। और आपको दूध तो मिलेगा इस नकली जमाने में, जहां हर आदमी नकली, औरत नकली। उस जमाने में आपको असली चीज अगर मिल जाएगा आज, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।